बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जितनी भी नई जानकारियां होती हैं, हलचलें हो रही होती हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग भी उनके प्रति जागरूक हो सके। आज हम हमारे तीनों सेगमेंट्स लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, और इसी के साथ ही कृषि भवन से भी कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हमारे किसान भाई यानी कि आप लोग मीठे जल में झींगा पालन कैसे कर सकते हैं, इनके फायदे क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से ICAR CIFE के सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी अशोक कुमार। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के रोहतक केंद्र पर अंतरस्थलीय खारे पानी को इस्तेमाल करते हुए जो झींगा पालन है उसकी तकनीक को डेवलप किया है। इसका पालन करने के लिए जो प्रजाति है वो लिटोपेनियस वियतनामी झींगा है, जो कि एक विदेशी प्रजाति है। उसका पालन मुख्यतः किया जा रहा है। इस तकनीक के अंदर जो पानी का खारापन है वो लगभग 4 ppt से लेकर और 25 ppt तक के पानी का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपका पानी सूटेबल है यानी कि उपयुक्त है इसके लिए, तो वो आपको केंद्र पर ही बता दिया जाएगा। इसके पालन के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, ये एक तो जो बीज है ये समुद्र के किनारे पर जो हैचरी मौजूद हैं, CAA कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी से जो अप्रूव्ड हैचरीज हैं, वहीं से किसानों को इसका बीज लेना चाहिए। और इसकी जो संचयन दर है वो लगभग 45 पीस पर मीटर स्क्वायर के अंदर इसका संचयन किया जाता है। इसको पालन करने के लिए जो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो खारा पानी है उसके अंदर पोटाश की जो मात्रा है वो जनरली कम पाई जाती है। तो इसको समुद्र के पानी के जैसे सैलिनिटी 10 है, तो 10 सैलिनिटी पे जो समुद्र के पानी के अंदर जो पोटाश की मात्रा है उसका लगभग 50% से लेकर 100% तक इसके अंदर पोटाश डालना पड़ता है, जो कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि एक खाद है उसको डाल करके पूरा किया जाता है। और जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है उसके रेशियो को 1:2 के अनुपात में रखकर बड़े आसानी से किसान भाई जो है इसको कर सकते हैं। आपके पानी की गुणवत्ता है, जिस हैचरी से आप बीज लेते हैं उस पानी की गुणवत्ता को उस हैचरी को आपको पहले से ही बताना है कि मेरे पास जो पानी की गुणवत्ता है वो ये है, उसके मानक ये हैं। तो जो हैचरी वाला है उस बीज को उसी जगह पे एक्लिमेटाइजेशन करके बैग्स के अंदर पैक होके वो आपको एयरपोर्ट पे बीज भेज देता है। वहाँ से ला करके आप जब संचयन करें तो बड़े ध्यान से रखते हुए लगभग अगर थोड़ा डिफरेंस सैलिनिटी के अंदर रह गया है तो उसकी जांच करके लगभग अगर 1 ppt का डिफरेंस है तो लगभग 5 से 10 मिनट और आधे घंटे तक आप इसको उसको एक्लेमेटाइज करके बीज को तालाब के अंदर छोड़ सकते हैं। जब झींगा 30 दिन का हो जाएगा, पहले 30 दिन में जो भी आहार आपने देना है वो
एक फीड चार्ट के हिसाब से आपको फीड कंपनी प्रोवाइड करती है, उसी हिसाब से 1 लाख की दर से अगर बीज आपके पास है तो उस दर पे आपको वो फीड चार्ट दिया जाता है। 1 महीने के बाद आपको हर कम 8 दिन या 15 दिन के अंदर सैम्पलिंग करके जाल मार के कुछ झींगे निकाल के उनका वज़न लेके एवरेज वेट निकाल के उनका जो औसत वज़न है उसको निकाल के इसके बेसिस पे जो आहार है उसकी कैलकुलेशन करके, और ये आहार आपको फिर 4 भाग सुबह, दोपहर, शाम और लगभग दिन छिपने के आसपास ये 4 बार आपको फीड देना है। और बाकी 15 दिन में एक बार आप पानी की जांच करा सकते हैं। अगर पोटाश की वैल्यू कम हो रही है तो उसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल के इसको पूरा किया जाता है। जो खनिज पदार्थ हैं, खास करके जो मैग्नीशियम की जो दर है वो आपको थोड़ा सा कैल्शियम के रेशो के हिसाब से 1:1 से लेके 1:2 तक रखने की आवश्यकता है, नहीं तो झींगे का जो मसल्स हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। रही बात, अगर आप अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं तो कोई ख़ास बीमारी आने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका मैनेजमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आपको ध्यान देना है कि कोई बीमारी जैसे आ सकती है, अगर आती है, अगर बैक्टीरियल बीमारी है, उसका इलाज केंद्र पे रहने वाले जो पैथोलॉजिस्ट हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप उनको उसके लक्षण बताएंगे तो वो उसका आपको तरीका भी बता देंगे। मुख्यतः जो ज़्यादातर बीमारियां आती हैं उसके अंदर हम जो अपनी तरफ से किसानों को बताते हैं वो कहते हैं कि पानी को पानी से ही ठीक किया जाए। तो यानी कि कुछ पानी निकाल कर नया पानी तालाब के अंदर अगर आप डालते हैं और थोड़ा सा पोटाश डालते हैं तो इसको मैनेज किया जा सकता है। तो आपको कोई भी अगर असुविधा या कोई भी रोग या कोई भी परेशानी इससे संबंधित अगर आती है तो आप इसकी पड़ताल हमारे पास आकर के कर सकते हैं। फ़ोन के द्वारा भी आप जो जांच है वो जो आपका शक है या जो आपको परेशानी है आप उसको दूर कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इससे जो आमदनी है, जो 4 महीने के बाद आपको इसका जो प्रोड्यूस मिलेगा, बेचने में कोई समस्या अभी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो माल निकलता है ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है, तो इसकी मांग बहुत है। जहाँ तक आप ये जानना चाहें कि इसके अंदर लागत लगभग कितनी आती है, तो 1 हेक्टेयर एरिया के ऊपर अगर आप कल्चर करते हैं तो आपकी जो लागत है इसके अंदर लगभग 20 से 22 लाख का लागत आती है। कुल जो प्रोजेक्ट है, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट है, वो लगभग 25 लाख का है। इसके अंदर जो सरकार है वो किसानों को लगभग 7 से 8 लाख की जो है अनुदान राशि प्रदान करती है। कुछ राज्यों के अंदर जो है वो उनकी अपनी स्कीम्स हैं, उसके अंदर कुछ जो प्रोत्साहन राशि हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो ये है कि 8 लाख तक का आपको अनुदान इसके अंदर प्राप्त हो सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त है किसान भाइयों बहनों हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर नजर डालने का। बताएं आपको, हाल ही में दिल्ली स्थित एनसीडीसी में एफपीओ मेले का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस मेले के दौरान, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। एफपीओ मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस मेले का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी भी मौजूद थी। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 40 स्टॉल लगाए गए थे जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा, यहाँ 41 एफपीओज़ हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं और वो जो भी उत्पाद बना रहे हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग का उनको एक यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये ज़्यादातर जो एफपीओज़ हैं वो एनसीडीसी के ही बनाए हुए हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एनसीडीसी है। इसका उद्देश्य केवल मार्केटिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनको और दिल्ली आ करके और मार्केट्स को देखें, उनको और ऑर्डर्स मिलें, ताकि भविष्य में वो और काम बढ़ा सकें और जो किसान हैं उनके साथ उनको लाभ पहुंच सके।
देखिए, किसानों को मैसेज ये है कि एफपीओ केवल 10,000 एफपीओ कार्यक्रम तो एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन एक एफपीओ जो है वो एक कारगर सल्यूशन है, ख़ासकर छोटे मझोले किसानों के लिए, कि वो एक साथ जब मिल कर के खेती करेंगे तो चाहे उनकी इनपुट की कॉस्ट हो वो कम होगी और वो एक साथ उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, वो मार्केट में अच्छी तरह से सौदा मोल भाव कर सकते हैं और फिर जब प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन होगा तो उस चीज़ की कीमत और बढ़ जाती है जो वो बना रहे हैं, तो अंत में उन सारे किसानों को लाभ पहुंचेगा। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज
के हमारे सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में और वहां पर रहने वाली हमारी सफल महिला किसान लीना शर्मा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रही हैं। किस तरह से इनके सफर की शुरुआत हुई है, आइए इन्हीं से जानते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एक छोटा सा पहाड़ी गांव पंजियानो। खेतों में लहलहाती फसलें, सब्जियों और फलों के पौधे पूर्ण रूप से जैविक खेती का ही परिणाम है। इसका श्रेय जाता है लीना शर्मा जी को। ये गांव प्राकृतिक खेती का एक अनुसरणीय उदाहरण बन चुका है। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और इस खेती का प्रशिक्षण मुझे पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से मिला और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य और हमारी जमीन के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए मैंने इसको करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद भी लीना जी स्वयं ही तैयार करती हैं। इसके लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, लस्सी, पेड़ों के पत्ते और अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। लीना जी ने अपने गांव में अन्य महिला किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। इसके साथ आपने जो है ये लगानी थी, दालों की फसलें लगानी थी, जैसे कि टमाटर लगे। अगर इसमें ऐसा रोग लग जाता है, इस तरह का अगर रोग लग जाता है तो इसके लिए आपने खट्टी लस्सी का प्रयोग करना है और इसके यहाँ किनारियों में आपने दालें बीजनी है, क्योंकि दालों से जो है इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और हर 21 दिन के बाद जो है आपने इसमें जीवामृत की स्प्रे करनी है आप लोगों ने इसमें। एक देखा कर यही नहीं, लीना जी ग्रामीण किसान महिलाओं को जैविक खेती की पूरी विधि का प्रशिक्षण भी दे रही हैं, ताकि वो भी इसमें पारंगत हो जाए। प्राकृतिक खेती करने से मुझे भारत की 10 किसान महिलाओं में स्थान मिला है और उसके बाद मैंने अपने गांव की सभी महिलाओं को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इस सराहनीय कार्य के लिए लीना जी को राष्ट्रीय सतह पर पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह के कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। लीना जी को अनेक प्रकार के सम्मान और इनाम प्राप्त हो चुके हैं। प्राकृतिक खेती के लिए मुझे बहुत से सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर द्वारा मुझे कृषि दूत का सम्मान मिला और 15 अगस्त को SDM द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और बहुत सी संस्थाएं जैसे फोकस हिमाचल के द्वारा मुझे महिला दिवस पर सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और जो हमारा आदर्श हिमाचल है उसमें भी हमें सम्मानित किया गया और इस तरह के सम्मान मिलने से मुझे नई ऊर्जा मिली। लीना जी न केवल एक सफल किसान है, अपितु सफल गृहिणी भी है। घर परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती है, चाहे रसोई हो या बच्चों को पढ़ाने का काम। लीना जी चाहती हैं कि प्राकृतिक खेती की ये परंपरा बनी रहे। इसके लिए वो नई पीढ़ी को भी प्रेरित और प्रशिक्षित कर रही हैं। ये काम उन्होंने अपनी बेटी से ही आरंभ किया है। लीना जी वास्तव में प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम
उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे ई-नाम मोबाइल ऐप के बारे में। एक छोटी सी ऐप है लेकिन इसमें जानकारियां बहुत सारी समाहित होती हैं। जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं आप उनका हाल घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं इस ऐप का इस्तेमाल, आइए आपको बताएं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।